तो अभी तक हमें ये पता चल चुका है कि जो बेसिक सैलरी है वो फुली टैक्सेबल होती है। डिडक्शंस हमने सेक्शन 16 में पढ़ी, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स और एम्प्लॉयमेंट टैक्स की। हमने पढ़ा कि इसके बाद कुछ चीजें होती हैं जो फुली टैक्सेबल होती हैं, जैसे बोनस, कमीशन वगैरह फुली टैक्सेबल होता है। अलाउंसेस के लिए हम अलग से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अलाउंसेस ऐसा है जो हर जगह टांग अड़ाएगा, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। DNS allowance. Employee are given along with basic salary an additional amount which is called DNS allowance. This is given to an employee to compensate him for the increased cost of living. तो महंगाई के बदले में DA दिया जाता है, DNS allowance दिया जाता है। DA is paid to employee on the basis of percentage of basic salary and is always fully taxable just like basic salary. तो आपको क्या ध्यान रखना है? DA हमेशा फुली टैक्सेबल होता है, इस बात का ध्यान रखना है। बाकी अलाउंसेस के लिए हम कुछ भी पढ़ें, लेकिन DA हमेशा 100% टैक्सेबल हो जाएगा, जस्ट लाइक बेसिक सैलरी। बोनस, ये एक स्टैट्यूटरी पेमेंट होती है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है प्रॉफिट पर, प्रोडक्शन पर, रिलेटेड मैटर से। दिस अमाउंट इज फुली टैक्सेबल, लेकिन ऑन द रिसीट बेसिस। मतलब अगर आपने पेमेंट किया है, मतलब एम्प्लॉय को बोनस मिल गया है तो टैक्सेबल हो जाएगा, नहीं मिला है तो नहीं होगा। जितना मिल जाएगा उतना टैक्सेबल हो जाएगा रिसीट बेसिस पर। कमीशन, एक एक्स्ट्रा पेमेंट देता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए, तो जो भी फीस या कमीशन के नाम से दिया जाए ये भी फुल्ली टैक्सेबल हो जाता है, 100% टैक्सेबल हो जाता है। अलाउंसेस के बारे में हमने बात की थी कि कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए कैश में पेमेंट होता है, ऑफिशियल वर्क के पर्सनल पर्पस कुछ भी हो सकता है। इसको अभी हमने पढ़ना है, डिटेल हमें अभी पढ़नी है इसके बारे में कि क्या टैक्सेबल होगा क्या नहीं होगा, ये अभी हमने पढ़ना है। हो सकता है अलाउंसेस फुली टैक्सेबल हो जाए, हो सकता है फुली एग्जम्प्ट हो जाए, हो सकता है पार्शियली टैक्सेबल हो, पार्शियली एग्जम्प्ट हो जाए। परक्विजिट्स फैसिलिटीज होती हैं, जनरली नॉन कैश होती हैं, लेकिन कभी कभी कैश में भी होती हैं, लेकिन फिक्स्ड अमाउंट नहीं होती है कैश में। इसमें मेनली हमें इनकी वैल्यूएशन करनी पड़ती है, जिसे हम बाद में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कुछ ऑफिशियल पर्पस के लिए भी हो सकती है फैसिलिटीज, प्राइवेट भी हो सकती हैं, घर के लिए भी काम के लिए दिया जा सकता है फैसिलिटी, आपको ऑफिशियल वर्क के लिए भी दिया जा सकता है। इनकी वैल्यूएशन करनी पड़ती है, हमें परक्विजिट वैल्यू निकालनी पड़ती है। ये एग्जेंट भी हो सकती है, टैक्सेबल भी हो सकती है, पार्शियली टैक्सेबल भी हो सकती है, इसे भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, लीव एंड कैशमेंट, पेंशन वगैरह। इसमें से कुछ अमाउंट आफ्टर एग्जम्पशन ग्रॉस सैलरी में ऐड करी जाती है। तो हम क्या टैक्सेबल करेंगे या नहीं, इसे भी हम बाद में देखने वाले हैं। फिलहाल हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं एक बार ग्रेड सिस्टम के हिसाब से कि इसके अंदर क्या क्या आने वाला है, और जो चीजें अभी अभी हमने पढ़ी हैं उससे रिलेटेड भी कुछ आ जाएंगे इसमें। मिस्टर जे हैं, ABC कंपनी में काम करते हैं और उनकी हमारे प्रीवियस ईयर से 6 साल पहले 1 जनवरी को जॉब लगी है। 6 साल हो चुके हैं उनकी जॉब को। आपके पास जो असाइनमेंट होगा उसमें डेट देखेंगे तो 6 साल उनके हो चुके हैं। जब उनकी जॉब लगी तो उनका ग्रेड सिस्टम था 10,000, 1,000, 15,000, 2,000 एंड 25,000। हमें पता है कि 10,000 से 15,000 रुपए तक की सैलरी पहुंचने के लिए 5 साल का टाइम लगेगा, क्योंकि 1,000 रुपए के हिसाब से 5,000 की सैलरी बढ़ने के लिए 5 साल का टाइम लगेगा 5,000 रुपए की सैलरी बढ़ाने के लिए।
इन्हें हुए 6 साल। इसका मतलब 6 साल बीच में 1 जनवरी को हो रहे हैं। हमारा जो साल है, ईयर है, 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को एंड होगा। बीच में जनवरी को 6 साल कंप्लीट हुए। 5 साल के बाद हमें पता है इनकी सैलरी 15,000 रही होगी, और 6 साल के बाद ग्रेड के हिसाब से 2,000 रुपये बढ़कर 17,000 हो जाएगी। तो 9 महीना इनकी सैलरी 15,000 रहेगी और 3 महीना इनकी सैलरी 17,000 रहेगी। ये तो ग्रेड सिस्टम के हिसाब से बेसिक सैलरी आ गया, तो उसे लिख लेते हैं सबसे पहले। बेसिक सैलरी $15,000 इंटू 9 प्लस 17,000 इंटू 3, तो ये अमाउंट आ गया 1,86,000। कंपनी इनको डीए देती है 25% के हिसाब से। हमने बात करी थी कि डीए 100% टैक्सेबल होता है, तो हम डीए ले लेते हैं। तो 1,86,000 रुपीज हमारी बेसिक सैलरी आ गई। डीए है 25%, कितना हो गया? 25% ऑफ 1,86,000, 46,500। और इन्हें मिलता है, सेल्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं ये। 20 लाख रुपीस की सेल पर इन्हें कमीशन मिला 1%। कमीशन भी फुली टैक्सेबल होता है, हमने पढ़ा था। 20 लाख पर 1% कितना होता है? 20,000। बोनस भी फुली टैक्सेबल होता है, हमने पढ़ा। बोनस है 5,000, एक बार इन्हें मिला है, तो वो भी इनका टैक्सेबल हो जाएगा। He also receive various allowances of 6,000 per month. अलाउंसेस याद रखिए, अगर हमें कुछ भी नहीं पता रखा तो फुली टैक्सेबल हो जाएंगे। और परक्यूजिट है जिनकी वैल्यू है 4,000 पर मंथ, तो परक्यूजिट भी टैक्सेबल हो जाएंगी। कुछ नहीं बता रखा है तो आगे जाकर हम डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में। तो टोटल कितना आ गया? 3,77,500। इसे हम बोलते हैं ग्रॉस सैलरी। इसमें से लेस करते हैं हम डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, लेकिन क्वेश्चन में पूछा हुआ है हमसे ग्रॉस सैलरी, इसलिए हमने और आगे काम नहीं किया और हमने इस क्वेश्चन को यहीं पर रोक दिया। अब हम बात करते हैं बेसिस ऑफ चार्ज की। सेक्शन 15, सैलरी इज टैक्सेबल ऑन द रिसीट और ड्यू बेसिस विच एवर इज अर्लियर। आपको सैलरी ड्यू होगी या एडवांस मिल जाएगी, जो भी जल्दी होगा उस हिसाब से ये टैक्सेबल होगी। लेकिन बोनस हमने बात करी थी, बोनस रिसीट बेसिस पर टैक्सेबल होता है। एरियर ऑफ सैलरी भी और एडवांस सैलरी भी, ये रिसीट बेसिस पर टैक्सेबल होगी, बाकी सब चीजें ड्यू बेसिस पर टैक्सेबल हो जाएंगी। सैलरी कैन गेट ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ और ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ। देखिए, अप्रैल मंथ की सैलरी, अप्रैल मंथ की सैलरी या तो 30 अप्रैल को ड्यू होगी या 1 मई को ड्यू होगी। क्वेश्चन में बताया जाएगा, कुछ नहीं बताया तो हम मानेंगे 30 अप्रैल को ड्यू हो जाएंगी, महीने के आखिरी दिन ड्यू हो जाएगी। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया तो। In either of the cases, salary gets due for the full year and shall be taxable for the full year. पूरे 12 महीने की सैलरी टैक्सेबल हो जाएगी एक साल में, ये तो तय है। तो सेक्शन 15
हमें बताता है कि सैलरी में क्या आएगा, एम्प्लॉयर और फॉर्मर एम्प्लॉयर। एनी सैलरी ड्यू फ्रॉम एम्प्लॉयर और ए फॉर्मर एम्प्लॉयर, या तो इस साल जो टैक्सेबल होगी सैलरी इस एम्प्लॉयर की या पिछले एम्प्लॉयर की सैलरी भी अगर ड्यू हुई है तो टैक्सेबल हो जाएगी। अगर हमें सैलरी मिली है, एनी सैलरी पेड, चाहे एम्प्लॉयर से या फॉर्मर एम्प्लॉयर से, अगर पहले टैक्सेबल नहीं हुई ड्यू बेसिस पर तो अब मिलने पर कैश बेसिस पर टैक्सेबल हो जाएगी। एरियर के बारे में बात करी थी हमने। एरियर जो होती है वो टैक्सेबल होती है, अगर पहले टैक्सेबल नहीं हुई तो अब टैक्सेबल हो जाएगी। एडवांस सैलरी को हम इंक्लूड करेंगे, पहले टैक्सेबल नहीं हुआ तो अब इंक्लूड कर लेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि एडवांस सैलरी दो बार टैक्सेबल नहीं होगी। इस साल एडवांस सैलरी टैक्सेबल होगी तो अगले साल दोबारा से टैक्सेबल नहीं होगी। If the salary is payable on monthly basis, is normal become due at the end of the month, although it is paid in the next month. ये इंपॉर्टेंट बात है कि सैलरी ड्यू होती है, जैसे मैंने कहा अप्रैल मंथ है तो अप्रैल मंथ की सैलरी ड्यू होगी अप्रैल मंथ के आखिरी में, चाहे उसकी पेमेंट अगले महीने हो, मई में हो। In this case, it will be taxable on due basis because due is earlier than the receipt. देखो एग्जांपल देता हूं मैं। अप्रैल मंथ की सैलरी 30 अप्रैल को ड्यू हो गई और 7 मई को पेमेंट हुई। दोनों में से जल्दी क्या हुआ, 30 अप्रैल पहले आता है या 7 मई पहले आता है? तो ये ड्यू बेसिस पर टैक्सेबल हो गया क्योंकि ड्यू पहले आ रहा है, रिसीट डेट बाद में आ रही है। Therefore, salary is normally taxable from April to May. अप्रैल की सैलरी अप्रैल में ही टैक्सेबल हो गई, ऐसे मई मंथ की सैलरी मई में ही टैक्सेबल हो गई, हर महीने की सैलरी उसी महीने टैक्सेबल हो गई। तो हमारा साल कब शुरू होता है, ईयर हमारा शुरू होता है अप्रैल और एंड कब होता है 31 मार्च। हर महीने की सैलरी उसी महीने टैक्सेबल हो रही है तो इसी 12 महीने की टैक्सेबल हो जाएगी सैलरी, 12 महीने की टैक्सेबल हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन आगे ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है। हाउ एवर इन सम केसेस सैलरी बिकम ड्यू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अप्रैल की जो सैलरी है वो ड्यू हो रही है 1 मई को और इसकी पेमेंट हो रही है 7 मई को। दोनों में से जल्दी क्या हो रहा है, 1 मई। तो इसकी सैलरी ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर, मतलब 1 मई को टैक्सेबल होगी तो अप्रैल की सैलरी मई में टैक्सेबल होगी। इन दैट केस वी शैल टैक्स द सैलरी फ्रॉम मार्च टू फेब। ये क्या है, मार्च टू फेब, इसे समझिए। प्रीवियस ईयर शुरू होता है अप्रैल से, एंड होता है। अब अप्रैल की सैलरी ये है मंथ, कौन सा मंथ है, ये टैक्सेबल, कब टैक्सेबल होगी। तो अप्रैल की सैलरी कब टैक्सेबल होगी, अब ये भी हमने देखा मई में। मई की सैलरी कब टैक्सेबल होगी, जून में। लेकिन मई भी इसी साल आता है, जून भी इसी साल आता है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मार्च की सैलरी कब टैक्सेबल होगी, और अप्रैल आता है, तो इसका मतलब ये मार्च की सैलरी इस साल टैक्सेबल नहीं होगी, अगले साल टैक्सेबल होगी। जो पिछला मार्च है, जो पिछला वाला मार्च है वो टैक्सेबल कब होगा, इस साल अप्रैल में, तो वो इस साल टैक्सेबल होगी। तो इसका मतलब फेब की सैलरी टैक्सेबल होगी मार्च में। तो जो 12 महीने हमारे टैक्सेबल के होंगे वो होंगे मार्च से लेकर फेब तक, इसलिए यहां लिखा है, ध्यान से देखो क्या लिखा है। मार्च से फेब की सैलरी टैक्सेबल होगी क्योंकि मार्च की सैलरी, इस साल वाले मार्च की सैलरी अगले साल अप्रैल में टैक्सेबल होगी और पिछले साल वाली मार्च वाली इस साल अप्रैल में टैक्सेबल होगी। तो इसे शॉर्टकट में क्या समझ सकते हैं, शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट ये है, सैलरी ड्यू होती है एट द एंड ऑफ मंथ,
तो आप टैक्सेबल करेंगे अप्रैल टू मार्च की सैलरी, क्योंकि हर महीने की सैलरी उसी महीना ड्यू हो जाती है, उसी महीना टैक्सेबल हो जाती है। और ये इंपॉर्टेंट बात नोट करेंगे कि अगर सैलरी ड्यू होती है फर्स्ट डेट ऑफ नेक्स्ट मंथ, क्योंकि ड्यू ही अगले महीने होती है, तो हमारे यहाँ टैक्सेबल होगी मार्च से लेके फेब तक की, क्योंकि इस साल वाली मार्च अगले साल टैक्सेबल होगी, पिछले साल वाली मार्च इस साल टैक्सेबल। तो जो 12 महीने आएंगे वो मार्च से फेब वाले आएंगे, पिछले साल की मार्च आएगी, इस साल की फेब आएगी, इस साल की मार्च अगले साल जाएगी। और अगर महीने के एंड में ड्यू होती है तो 12 महीने अप्रैल टू मार्च ही आएंगे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप गार्ड बांध लो, दिमाग में सेव कर लो। अभी हम एग्जाम्पल भी करेंगे, उसमें भी हम सीख लेंगे। आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 2 पर। In the above case, assume that salary becomes due on the first of the next month. मतलब एग्जाम्पल नंबर 1 में एज्यूम करना है हमें, एग्जाम्पल नंबर 1 में एज्यूम करना है हमें कि सैलरी जो ड्यू होती है फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ होती है और पेमेंट होती है 7 तारीख को। मैंने अभी आपको क्या समझाया कि जब भी सैलरी 1 तारीख को ड्यू होती है तो वो 12 महीने हो जाएंगे मार्च टू फेब। तो ऐसी सिचुएशन में पहले एग्जाम्पल नंबर 1 देख लेते हैं क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है एक्स एक एम्प्लॉई है एबीसी लिमिटेड में, इन्हें 40,000 पर मंथ सैलरी मिलती है, जो आखिरी दिन ड्यू हो जाती है, 7 तारीख को पेमेंट होती है। तो सैलरी कौन कौन से महीने की टैक्सेबल होगी? तो हमने क्या सीखा था इसमें, हमारी सैलरी टैक्सेबल होगी अप्रैल मार्च। अब लिखा है एग्जाम्पल नंबर 2 में कि कौन कौन सी सैलरी टैक्सेबल होगी, तो मार्च टू फेब टैक्सेबल होगी। अगर सैलरी में कोई इंक्रीमेंट नहीं है तो बात ही खत्म, लेकिन सैलरी स्लैब के हिसाब से और कोई इंक्रीमेंट है तो सैलरी चेंज हो जाएगी। तो यह मार्च टू फेब टैक्सेबल होगी 40,000 पर मंथ के हिसाब से। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है, ये एज्यूम करिए कि उसको सैलरी पेमेंट हुई अब अप्रैल की जो और मई की असेसमेंट ईयर की, हमारा प्रीवियस ईयर खत्म हो गया, यहाँ प्रीवियस ईयर शुरू हुआ अप्रैल से एंड हुआ मार्च में, असेसमेंट ईयर शुरू होता है प्रीवियस ईयर के बाद। ये असेसमेंट ईयर शुरू हो गया, असेसमेंट ईयर का अप्रैल और मई, इन दोनों की सैलरी एडवांस में मिल गई। हमें पता है प्रीवियस ईयर में एग्जाम्पल नंबर 1 है कि उस महीने की सैलरी उसी महीना ड्यू होती है। तो हमने क्या तय करा था एग्जाम्पल नंबर 1 में, अप्रैल से मार्च तक की सैलरी टैक्सेबल हो गई 40,000 इंटू 12 4,80,000 ड्यू और रिसीव्ड व्हिचएवर इज अर्लियर बेसिस पे। अप्रैल और मई अगले साल की सैलरी उसने इसी साल एडवांस ले ली, तो ड्यू और रिसीव्ड व्हिचएवर इज अर्लियर, तो रिसीव्ड पहले हो गया तो ये भी टैक्सेबल हो जाएगी, तो ये एडवांस सैलरी टैक्सेबल हो जाएगी। कौन सी एडवांस सैलरी? अप्रैल एंड मई असेसमेंट ईयर की अगले साल वाली, नेक्स्ट ईयर वाली एडवांस सैलरी जो मिली है हमें नेक्स्ट ईयर वाली, वो भी इस साल टैक्सेबल हो जाएगी 2 महीने की 80,000। तो इस साल 5,60,000 रुपीज हमारे टैक्सेबल हो जाएंगे। इस साल जो टैक्सेबल हो जाएंगे वो 5,60,000 रुपीज टैक्सेबल हो जाएंगे।